दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे मूंगफली निर्यात में आई कमी की। जानेंगे क्यों कपास उत्पादन में भारत होगा नंबर 1। बताएंगे प्याज की कीमतों में क्यों आई गिरावट। समझेंगे कैसे आसान होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पाना। साथ ही बताएंगे कहां बन रहा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों में कमी आने की संभावना बढ़ गई है। देश भर में प्याज के कारोबार के लिए सबसे अहम माने जाने वाले महाराष्ट्र के नासिक में स्थित लासलगांव मंडी में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। हो सकता है आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में कमी दर्ज की जाए और खुदरा बाजार से लेकर थोक बाजार में प्याज सस्ती दर पर मिले, क्योंकि प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में प्याज की कीमतों में कमी दर्ज की गई है, जिसका फायदा आम आदमी को हो सकता है। पिछले हफ्ते लासलगांव मंडी में प्याज का औसत थोक भाव 57 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। लेकिन अब लासलगांव मंडी में सिर्फ प्याज के औसत भाव में ही गिरावट नहीं आई है, बल्कि अधिकतम भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से प्याज की सप्लाई बढ़ी है। साल 2014-15 के दौरान भारतीय मूंगफली के सबसे बड़े खरीदार वियतनाम के इस साल पीछे हटने से मूंगफली का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 22% से ज्यादा घटा है। मूंगफली की खेती करने वाले किसानों को झटका लग सकता है, जिसकी वजह से मूंगफली की कीमतों में कमी आने की संभावना बढ़ गई है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय मूंगफली के सबसे बड़े खरीदार वियतनाम के इस साल पीछे हटने से मूंगफली का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही यानी अप्रैल 2015 से जून 2015 के दौरान देश से मूंगफली का एक्सपोर्ट 22% से ज्यादा घटा है। पिछले साल तक वियतनाम भारतीय मूंगफली का सबसे बड़ा खरीदार था। साल 2014-15 के दौरान देश से करीब 7.08 लाख टन मूंगफली का एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें से अकेले वियतनाम ने 1.83 लाख टन का इंपोर्ट किया था। देश के सबसे बड़े कैस्टर सीड उत्पादक राज्य गुजरात में पिछले हफ्ते तक कैस्टर सीड की खेती में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन रकबा अब भी कम ही है। गुजरात कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 24 अगस्त तक 5 लाख हेक्टेयर में कैस्टर सीड की खेती हो चुकी है। गुजरात में कैस्टर सीड की खेती में सुधार होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि कैस्टर सीड की खेती का रकबा अभी भी पिछड़ा हुआ है। गुजरात कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 24 अगस्त तक 5 लाख हेक्टेयर में कैस्टर सीड की खेती हो चुकी है। हालांकि खेती पिछले साल के मुकाबले अब भी करीब 15% पिछड़ी हुई है। पिछले साल इस दौरान करीब 5.75 लाख हेक्टेयर में कैस्टर सीड की खेती हो चुकी थी। जुलाई अंत और अगस्त की शुरुआत में गुजरात में भारी बरसात हुई थी, जिस वजह से शुरुआत में कैस्टर सीड की पिछड़ी हुई खेती की भरपाई करने में कुछ हद तक मदद मिली है। राज्य में कैस्टर की बुआई के लिए महज 15-20 दिन का समय बचा है। इन सब हालात में इस साल कुल मिलाकर कैस्टर की बुआई पिछले साल से कम रहने की पूरी संभावना है। हरियाणा समेत 5 भारतीय राज्यों के मेहनती किसानों की बदौलत भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाले देश का खिताब हासिल करने की दौड़ में है। कपास उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन चीन में कपास की सरकारी खरीद का कार्यक्रम बंद होने से भारत को इसका फायदा हो सकता है। अगर चीन सरकार ने अपने नए नियमों में बदलाव नहीं किया तो इसका फायदा भारत को हो सकता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश हो सकता है। हालांकि अभी चीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है, लेकिन चीन में कपास की सरकारी खरीद का कार्यक्रम बंद होने से भारतीय किसानों को इसका फायदा हो सकता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक रिपोर्ट ने बताया कि इस बदलाव से चीन का कपास उत्पादन 17% तक गिर सकता है, जबकि भारत में कपास का उत्पादन 25% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा
भारत के कपास उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगा। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने तुअर दाल के आयात पर राज्य को सब्सिडी देने का फैसला किया है। राज्य को यह सब्सिडी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। फिलहाल भारत में ये दाल 77 रुपए प्रति किलो की दर से इंपोर्ट की जा रही है। सब्सिडी के बाद सरकार राज्य को ये दाल 67 रुपए की दर से उपलब्ध कराएगी। तुअर दाल की बढ़ती मांग और कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया था, उस पर पहल तेज हो गई है। केंद्रीय कृषि विभाग ने बताया कि आयातित तुअर दाल की खेप 1 सितंबर से पहुंचनी शुरू हो जाएगी। 15 सितंबर तक करीब 5000 टन तुअर दाल भारत पहुंच जाएगी और इसके अलावा केंद्र सरकार अक्टूबर के पहले सप्ताह से 5000 टन उड़द दाल के इंपोर्ट की योजना बना रही है। दाल के घरेलू उत्पादन में कमी और बढ़ती डिमांड के चलते 2 महीने में तुअर दाल के दाम में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। खुले बाजार में तुअर दाल 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है, जिसके बाद सरकार हरकत में आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2015-16 के लिए किसानों से धान और मिल से लेवी चावल खरीद की समय सारणी तय कर दी है। समय सारणी के मुताबिक खरीद की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने धान की खरीद की समय सारणी तय कर दी है। नई समय सारणी के तहत खरीद की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो गई है। क्रय केंद्रों पर 1 अक्टूबर से धान खरीद का काम शुरू हो जाएगा। राज्य के प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग ने चावल खरीद के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो 25 से 30 अगस्त के बीच धान खरीद के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर लें। दिन भर की मेहनत के बाद थकान दूर करने वाली एक कप चाय भी अब महंगी होने जा रही है। भारत के टी मार्केट्स जल्द ही एक अभियान चलाने वाले हैं ताकि चाय की कीमतें बढ़ाई जा सके। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको चाय की चुस्कियां थोड़ी महंगी पड़े, क्योंकि भारत का चाय बाजार चाय की कीमतें बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके लिए टी मार्केट के लोग एक अभियान भी चलाएंगे। उनकी दलील है कि अन्य उत्पादों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि चाय की कीमतें स्थिर हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। अगर चाय की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो चाय बागानों में काम कर रहे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी की जाएगी। ये कंपनियां अभियान चलाकर लोगों को बताएंगी कि किस तरह से उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आय घटती ही जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अब गांव वालों को कंप्यूटर के जरिए अपोलो के एक्सपर्ट की सलाह मिल सकेगी। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने जा रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने सरकार के साथ टेलीमेडिसिन की पहली सेहत की शुरुआत की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मॉनसून की कमी का सिलसिला जुलाई के बाद अगस्त में भी जारी है। मौसम विभाग ने जुलाई के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले करीब 13% कम बरसात दर्ज की थी। अब अगस्त में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जुलाई के बाद भी मॉनसून की कम बरसात का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो जुलाई के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले करीब 13% कम बरसात दर्ज की गई है, जबकि अगस्त में भी बरसात में कमी दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते देश की 36 में से 23 सब डिवीजन में सामान्य या सामान्य से कम बारिश हुई है। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। हाल के दिनों में IMD ने जून और अगस्त में सामान्य के मुकाबले कम बारिश का अनुमान लगाया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार नए कानून बनाने में भी जुटी है। साथ ही प्रदूषण स्तर की जांच के लिए फैक्ट्रियों में मॉनिटर लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद पर्यावरण सुधार में कोई खास बदलाव होता नहीं दिख रहा।
अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस दिशा में नए कानून भी बनाने जा रही है। साथ ही फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2000 उद्योगों को नोटिस भेजा है और प्रदूषण स्तर को नापने वाली मशीन लगाने के आदेश दिए हैं। गांव के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अपोलो हॉस्पिटल ने सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों के लिए एक अच्छी पहल की है। अब गांव वालों को कंप्यूटर के जरिए अपोलो के एक्सपर्ट की सलाह मिल सकेगी। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने जा रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने सरकार के साथ टेलीमेडिसिन की पहली सेहत की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60,000 गाँव के कॉमन सर्विस सेंटर को टेलीमेडिसिन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस सर्विस सेंटर पर गांव के लोगों को कंप्यूटर के जरिए अपोलो के एक्सपर्ट्स की सलाह मिलेगी। ये सर्विस सेंटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े होंगे। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि टेलीमेडिसिन एक फायदे की पहल है जिससे ग्रामीण भारत की सेहत सुधरेगी। टेलीमेडिसिन का लाभ गरीब तबके के लोगों को मिल पाएगा। बिजली की समस्या से आए दिन लोग परेशान रहते हैं, तो अब आने वाले समय में आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होने वाली है। जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से साल 2022 तक मोदी सरकार 24 घंटे बिजली देने के वादे को पूरे करने की कवायद में लगी हुई है। वर्ष 2022 तक 24 घंटे बिजली देने के वादे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार बिजली उत्पादन में पारंपरिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी की ओर भी फोकस कर रही है। यही वजह है कि अब सरकार ने जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने की तैयारी कर ली है। हालांकि विदेशों में इस टेक्नोलॉजी से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में पहली बार इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी ने एक पॉलिसी तैयार की है और दावा किया है कि पॉलिसी लागू होने के बाद जियोथर्मल से वर्ष 2022 तक 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो बाद में बढ़कर 10,000 मेगावाट तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार की सोलर पावर योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने जा रहा है। ये प्लांट एमपी के रीवा जिले में लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट होगी। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ऊर्जा के तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। एक नई पहल के तहत केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है। सरकार की इस पहल से बिजली की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। राज्य सरकार इस प्लांट पर तेजी से काम कर रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि प्लांट मार्च 2017 से उत्पादन शुरू कर दे। इस नए प्लांट से करीब 750 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला ये प्लांट अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में बिहार सबसे आगे है। ऐसे गांवों में जहां बिजली की पहुंच ना के बराबर थी, उन गांवों में बिजली पहुंचाने में बिहार को सर्वोच्च शिखर पर रखा गया है। देश भर के 16 राज्यों के 1590 गाँव में बिजली पहुंचाई गई है। ये सभी ऐसे गाँव हैं जहां बिजली नहीं थी। इनमें अकेले बिहार में 1365 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 535 गांव में बिजली पहुंचा दी गई है, जबकि झारखंड में 17 व यूपी के 6 गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बिजली खपत में भी वृद्धि अगस्त 2012 में, जहां प्रत्येक व्यक्ति बिजली खपत 145 यूनिट हुआ करती थी, वहीं वर्तमान में 203 यूनिट हो गई है। बिजली खपत में 40% की वृद्धि हुई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना क्यों होगा आसान। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के हित में एक अच्छी पहल की है। अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए अपना समय नहीं गंवाना होगा। बस ऑनलाइन आवेदन कर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पा लेंगे। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने राज्य के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए 500 करोड़ की लागत वाली स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई है।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ की लागत वाली स्वास्थ्य योजनाओं का ऐलान किया है। राज्य सरकार की इस पहल से महिलाओं को खासा फायदा होगा। मुख्यमंत्री जयललिता ने महिलाओं के लिए विशेष योजना सहित मास्टर हेल्थ चेकअप प्लान की शुरुआत की है। साथ ही कैंसर स्थान के लिए 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तमिलनाडु सरकार की इस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के हित में एक अच्छी पहल की है। अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए अपना समय नहीं गंवाना होगा। बस ऑनलाइन आवेदन कर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी जारी की है। दिल्ली पुलिस की नई पहल से आम आदमी की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इससे आम लोगों के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया आसान होगी। ऐप से कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी होने से न सिर्फ मैन पावर कम इस्तेमाल होगी, बल्कि काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक ऐप के जरिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने और सर्टिफिकेट लेने का पूरा काम सॉफ्टवेयर से होगा। दिल्ली पुलिस की इस पहल से आम आदमी को काफी हद तक फायदा पहुंचेगा। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते राज्य सरकार अब गन्ने की खेती पर रोक लगाने के साथ ही कुछ अन्य फसलों की बुआई पर भी पाबंदी लगाने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। गन्ने की खेती पर पाबंदी लगाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि देश में बढ़ रहे हर साल इसके उत्पादन के चलते चीनी के भाव में गिरावट से चीनी उद्योग की लागत भी निकालना मुश्किल हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि चीनी का स्टॉक अतिरिक्त होने के कारण राज्य में चीनी की कमी होने का सवाल ही नहीं उठता। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होने के साथ ही इसके भाव वैश्विक और घरेलू बाजारों में काफी नीचे चल रहे हैं। इससे चीनी मिलों की भी स्थिति में सुधार आ सकता है। फ्री वाईफाई का पूरी दिल्ली को बेसब्री से इंतजार था, तो अब बहुत जल्द आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिले। दिल्ली को डिजिटल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई मुहिम उपलब्ध कराई है, जिसके जरिए लोग अपने घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर आदि को भी फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर सकें। ये सुविधा पहले दिल्ली के कॉलेजों में दी जाएगी और उसके बाद अनाधिकृत कॉलोनियों, बाजारों और बाकी जगहों पर भी फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने लगेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन आशीष खैतान को सौंपी गई है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई दिया जाएगा। ग्रामीण सेवा को लेकर परिवहन विभाग बहुत जल्द एक फैसला करने जा रहा है। देहात क्षेत्र में जो भी ग्रामीण सेवा बगैर परमिट के चल रही है और साथ ही जिन गाड़ियों के परमिट को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनको दोबारा परमिट जारी करने के लिए परिवहन की नई शर्तों को मानना अनिवार्य होगा। देहात क्षेत्र में ग्रामीण सेवा बगैर परमिट के चल रही है। परिवहन विभाग ने पुराने ग्रामीण सेवा का परमिट नवीनीकरण करना बंद कर दिया है। ऐसे में जिन गाड़ियों को परमिट मिले 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, वे बिना परमिट के ही देहात की सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं। सरकार ने परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की कड़ी में स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण सेवा का परमिट उन्हें भी मिलेगा जो परिवहन विभाग की नई शर्तों के तहत ये सुनिश्चित करेंगे कि किसके नाम पर परमिट है और कौन उसे चलाएगा। दरअसल ग्रामीण सेवा चलाने के लिए परिवहन विभाग ने पहले भी इसी शर्त पर परमिट जारी किया था। कुछ समय बाद चालकों ने ऐतराज जताया तो उसमें रियायत दे दी गई। परिवहन विभाग जल्द ही इस दिशा में कदम उठाने जा रहा है। इसमें परमिट जारी करने की शर्तों में बदलाव करने की बात भी शामिल है। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी में सब्सिडी कम करने की सरकारी मुहिम का असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गिव इट अप की अपील करने के बाद सब्सिडी छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या 23 लाख तक पहुंच गई है। सरकारी खर्च कम करने और सब्सिडी का फायदा सही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी सरकार के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि अब तक सब्सिडी छोड़ने वालों की संख्या 23 लाख तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक गिव इट अप को अब बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। मंत्रालय का कहना है कि हर रोज लगभग 35 से 40 हजार लोग सब्सिडी छोड़ रहे हैं।
देश में एलपीजी वितरण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो सब्सिडी छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ग्राहक हैं, जिनकी संख्या 2.5 लाख से ऊपर हो गई है। महाराष्ट्र में भी 2.26 लाख ग्राहकों ने सब्सिडी छोड़ी है, जबकि दिल्ली में 1.41 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।